बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मुकाबले में मेरे और आमिर मतीन साहब की तरफ से तमाम देखने वालों को हम वेलकम कहेंगे। मोदी के खिलाफ भारत के अंदर से नाज़रीन आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं और भारत को आलमी महाज पर तनहा करने पर सख्त किस्म की तनकीद का सामना इस वक्त नरेंद्र मोदी को है। पहलगाम का जो वाक़या है वो मोदी ने साजिश के तहत इसलिए करवाया ताकि रियासत बिहार के इलेक्शन के अंदर जीत को हासिल किया जा सके। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि जो भारत के साबिक वज़ीर ख़ारजा हैं यशवंत सिन्हा, उनकी तरफ से ये इल्ज़ाम नहीं है, ये इंकशाफ किया गया है कि रियासत बिहार के इलेक्शन का मामला था, इसी वजह से मोदी ने पहलगाम का एक इंसिडेंट खुद से करवाया। कुछ इसके ऊपर बड़ी हम तफसील से आगाज़ पर ही बात करने जा रहे हैं, मगर इसके साथ साथ जो पाकिस्तान की अंदरूनी सूरत हाल है जिसमें हम सियासत के अंसर को सबसे ज़्यादा सामने रखेंगे, तो इसमें पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ क्या करने जा रही है। अलीमा खान साहिबा ने आज जो गुफ्तगू मीडिया से की और जिस तरह से उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब कुछ लो और कुछ दो के लिए भी तैयार हैं, तो क्या ये समझा जा सकता है कि ये अहले खाना का दर्द है या फिर मामला डील की तरफ जा रहा है? इसके ऊपर बात होगी। अदालती महाज के ऊपर क्या कुछ बड़ा हो रहा है, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। आमिर साहब, सबसे पहले तो बात कर लेते हैं मोदी के हवाले से। वहाँ भारत में खड़े होकर स्टेज पे चढ़ के पाकिस्तान को धमकियां तो वो बेशबहा दे रहे हैं, मगर जो भारत की स्ट्रैटेजी हमारे सामने आई है वो बिल्कुल ज़ीरो है। मुझे ये बताइए कि क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पब्लिक ये पूछ रही है कि ये कैसे मुमकिन हुआ कि हमने सब कुछ कर दिया और भारत को इल्म भी ना हुआ। हमारी स्ट्रैटेजी और हमारी प्लानिंग क्या थी? जी, मैं कल भी जिस तरह कह रहा था, मेरी बहुत ज़्यादा लोगों से बातचीत हुई है जो लोग इसके 2-4 साल से इसकी प्लानिंग में भी इन्वॉल्व रहे थे, इसकी डिसीजन मेकिंग में भी, और इसको समझते हैं। मैं आपको तफसीलन आज समझाऊंगा बड़ी इन्फॉर्म्ड तरीके से कि क्या ये सारी जो हुई है इंडिया पाकिस्तान की जो झड़प, ये क्या हुई है, इसके अंदर हमने क्या कमाल दिखाया है और दुनिया इसको कैसे देख रही है। ये हमारे काफ़ी अस्करी तज्जिया निगार समझाते फिर रहे हैं। मैं ज़रा कोशिश करूँगा कि साफियाना तरीके से समझाऊँ, मगर मैं पहले चाहूँगा प्रोड्यूसर साहब अगर मोदी साहब का ये क्लिप दिखा दें कि ये हम किस तरह सोच रहे हैं, इसका तजिया कर रहे हैं और इंडिया में क्या चल रहा है। गोली के जवाब में आमिर साहब यहाँ से फूल तो नहीं मारे जाएंगे। रोटी खाओ वरना गोली तो है। गोली तो है। वो शोले फिल्म का डायलॉग मुझे याद आ जाता है, बड़ा बुरा बोला। मैंने सरदार तुम्हारा नमक कराना है, ले अब गोली खा। तो ये बात ये है कि ये प्राइम मिनिस्टर हैं अपने मुल्क के, और ये मुझे इनकी तस्दीक करते हुए कि ये, मैं नहीं कह रहा, इनके अपने लोग अब कह रहे हैं कि ये एक जोकरों की तरह बिहेव कर रहे हैं। ये इनको ये ड्रेसिंग और इस तरह के पगड़ियाँ मगड़ियाँ तो हर दूसरे तीसरे बदलते ही रहते हैं, मगर ये कहना कि जी मैं गोली खाएं रोटी ना खाएं, रोटी खाएं या मेरी गोली तो है। मैं समझता हूँ ये अपने ओहदे की तौहीन कर रहे हैं। किसी मुल्क का प्राइम मिनिस्टर इस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल नहीं करता, चाहे जितना मर्जी। ठीक है, सियासत है, जलसा है, प्रेशर में है लोग, क्योंकि उनको पता है कि वो ये जंग हार गए हैं, बुरे तरीके से हारे हैं। वो सारे जो भी सियासी वजूहात, ये कि जनाब वो गोली रोटी नहीं खाओगे तो मैं गोली गोली तो है ही। तो लिहाजा ये बड़ा एक डिफरेंट है, और इसीलिए ये देखें इस वक्त ये ख़तरा टला नहीं है, और हमें भी इसीलिए कि वहाँ एक नॉर्मल इंसान नहीं है। हम इनको, मोदी साहब को और आजकल के भारत को मंतकी तरीके से नहीं देख सकते। अगर मंतकी तरीके से देखते तो ये जंग होनी ही नहीं जानी चाहिए थी। उनके जो अस्करी लोग हैं उनको अंदाज़ा था, होना चाहिए था कि अगर वो ये हरकत करेंगे तो उनके साथ क्या होगा। 2019 के बाद ये बहुत क्लियरली था कि हम टेक्नोलॉजी में, ट्रेनिंग में और बाकी अपनी 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 प्लानिंग में और डॉक्ट्रिन में उनसे बहुत आगे हैं, मगर उन्होंने प्रेशर में आके दोबारा वो ही 2019 वाला रिप्ले करने की कोशिश की। और ये मज़ीद इसलिए ये एक मोहतात होने की रहने की ज़रूरत है कि देखें अभी न्यू, वो जब वो कहते हैं दो चीज़ें वो कहते हैं, एक कि जी अब न्यू नॉर्मल है। हाँ, ये तो अब न्यू नॉर्मल ये है कि इस वक्त पहले जो LOC की लेवल तक होती थी वॉर,
अब एक तो वो एक्सपैंड कर गई है इंटरनेशनल बॉर्डर से जी। नीचे, आप सिंध दरिया के डेल्टा, कराची गुजरात से शुरू हो जाए, उनका गुजरात, हमारा सिंध जो है से ऊपर कश्मीर तक, लद्दाख तक जो है ना, ये अब ये बॉर्डर पूरा खुला हुआ है, LOC, फिर उसके बाद वर्किंग बाउंड्री, इंटरनेशनल बॉर्डर। सो एक तो पूरे ये फैल गई। दूसरा, पहले जो होती थी LOC के ऊपर जो जंग थी, वो आर्टिलरी वो रहती थी, वो गोले एक दूसरे के पे दाग देते थे, और आर्टिलरी भी, तोपखाना भी ज़रा महदूद होता था। अब ये है कि वो हैवी आर्टिलरी भी आ गई है, फिर उसके बाद ड्रोन्स आ गए हैं, उसके बाद UAVs, अनमैन्ड व्हीकल्स आ गई हैं, और उसके बाद मिसाइल्स आ गए हैं, और जहाज़ आ गए हैं। सो ये न्यू नॉर्मल एक तो ये है। दूसरा ये है कि उन्होंने जो दूसरी ख़तरनाक बात ये है कि उन्होंने कहा है, जो मोदी साहब की ये स्टेटमेंट है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की, कि अभी ऑपरेशन सिंदूर वो ख़त्म नहीं हुआ, उसके अंदर पॉज आया है, उसको सस्पेंड किया है, वक्ती तौर पे रोका है, यानी अभी ये जारी है। और उसकी शर्त जो डाली है, उन्होंने अपने आप को कड़े इम्तिहान में डाल लिया है। ये कहा है उन्होंने कि अगर कोई कश्मीर के अंदर दहशतगर्दी का वाक़या होता है तो वो उसका बदला जंग की सूरत में लेंगे, मोर और लेस उन्होंने ये कहा है। एक्ट ऑफ वॉर पॉलिसी अब ये है इस बात की कौन जिम्मेदारी ले सकता है कि जब कश्मीर की जो सूरत हाल है और 6 साल से लोग तंग हैं, वहाँ कोई दहशतगर्द शरारत भी कर सकता है, कोई वहाँ पे इंडिजिनस जो हैं लोग गुस्से में हैं, कोई वाक़या कर सकता है। उनके अपने मुल्क के अंदर लोग कह रहे हैं वहाँ हालात नॉर्मलाइज्ड नहीं है, बुरे हालात हैं, तो वो अपने मुल्क की और जो है मकबूजा कश्मीर के अंदर जो है वो उनका कंट्रोल है। अगर वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं तो हम कैसे उसकी जिम्मेदारी ले सकते हैं। और ये माजी खराब है कि उनके यहाँ, क्योंकि हाल ही में बिहार के अलावा 2-3 रियासतों के अंदर इलेक्शंस हो रहे हैं, और एक माजी रहा है, पुलवामा में भी रहा है, 2016 में उड़ी में भी रहा है कि जब भी उनके यहाँ इलेक्शन आते हैं तो वो इस तरह का हमला करके कोई ना कोई उसको सियासी वो करते हैं। ये जो यशवंत सिन्हा साहब कह रहे हैं आमिर साहब, वो तो ये भी बता रहे हैं जो इनके मरे हुए फौजी हैं, हलाक हो जाते हैं जंग के नतीजे में, ये उन शहीदों का या उन लोगों का, मरे हुए लोगों का भी खून बेचते हैं सिर्फ एक वोट के नाम के ऊपर। शहीद तो यार हमारे यहाँ उनके यहाँ वो हलाक ही होते हैं। हाँ। मगर वो ये उनके यहाँ से आवाज़ें निकलनी शुरू हो गई हैं। उनके जो है मैं देखता हूँ उनके रवेश कुमार फॉर एग्ज़ाम्पल जो हैं वो करते हैं, और वायर के अंदर भी इक्का दुक्का नज़र आ जाता है। फिर ये राहुल गांधी जो हैं, उनका बड़ा खौफनाक किस्म का ये बयान आया है। उन्होंने कहा जनाब ये सारी दुनिया में जो ये 7 डेलीगेशंस भेजे हुए हैं, बीच में 5 के अंदर अपोजिशन के लोग भी भेजे हुए हैं, वो लोग दुनिया को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर दुनिया कन्विंस इतनी आसानी से नहीं हो रही है। ये राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि उनका बयान, आप भी मेरी मदद कर दीजिएगा, पाकिस्तान के खिलाफ भारत तनहा क्यों रह गया, ये सवाल उन्होंने उठाया और वैलिड है। इस वक्त जो है 2019 में आधी दुनिया इनके साथ थी, अभी कोई इनके साथ खड़ा हुआ नजर नहीं आ रहा। आलमी बरादरी ने पाकिस्तान में मुखालिफ मौक़िफ़ में भारत का साथ क्यों नहीं दिया, ये अब वो खुद कह रहे हैं। मोदी की खारजा पॉलिसी मुकम्मल नाकाम हो चुकी है। क्या वज़ीर ख़ारजा बताएंगे कि ट्रंप से सालसी की बात किसने की थी? ये एक वो नुक्ता है आमिर साहब जिसके ऊपर भारत के अंदर बहुत ज़्यादा फूट पड़ी हुई है, बहुत ज़्यादा फितना है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा फसाद फूटा हुआ है इस चीज़ के ऊपर। जी, वो क्योंकि मोदी साहब ये क्लेम किए जा रहे हैं और उनके फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर साहब भी कि ये पाकिस्तान ने हमारे इसलिए तासुद देने की कोशिश की जा रही है कि जिस तरह हमने उनके तरले किए थे और उन्होंने एहसान करके, इमेजिन करें अगर उनका एक एज होता, वो जीत रहे होते तो कभी उन्होंने ये जंग ख़त्म करनी थी। और ज़ाहिर है उसके बाद अमेरिका को, दोस्त ममालिक को हमारे ये कह के कि जनाब ये हमारी कोई थोड़ी सी इज्जत रख रहे हैं, तो ये फ़ोन करवाया गया। हमारी कंसिस्टेंटली यही पोजीशन थी कि हम जंग को नहीं बढ़ाना चाहते, तो हमने अपनी बिल्कुल हमने एक्सेप्ट कर ली जो है। तो मगर ये सारी दुनिया को तो पता है कि क्या हुआ है, इसीलिए पहले उनको डराया गया था कि अभी जंग चल रही है, हम ये भी नहीं बता सकते कि हमारे 6 जहाज गिर गए और कोई इस वक्त क्योंकि इस तरह की बात भी ना करे। आहिस्ता आहिस्ता आवाज़ें निकलनी शुरू हो गई हैं। मगर अब सबसे अहम सवाल है कि नाउ व्हाट, अब व्हाट नेक्स्ट। ठीक है, व्हाट नेक्स्ट के साथ मेरा भी एक सवाल ले लें आमिर साहब। टेंशन तो चल रही है, फिजा में टेंशन अभी तक है। जो इस वक्त मौजूदा सूरत हाल हम देख रहे हैं पाकिस्तान और भारत में, इसमें दोनों ममालिक में से किसका कितना नुकसान होएगा, किसके हिस्से में क्या नुकसान आएगा? ये एग्जैक्टली जो है बात, ये है कि अगर तो मंतकी तौर पर देखें
तो सूरत हाल है कि ये जो हमने ये मैं बार बार दोहराता रहता हूँ कि ये जो झड़प हुई है, एयर वॉरफेयर जो हुई है 6 और 7 की रात को, ये इस वक्त पूरी दुनिया में इस वक्त पढ़ा जा रहा है कि इसके ऊपर इसको एब्जॉर्ब करना, इसको समझना, इसकी तशरीह करना कि ये क्या हुआ है। ये मॉडर्न वॉरफेयर का नक्शा तब्दील हो गया है। 2-4 नई चीज़ें आई हैं इसके अंदर। पहली ये कि वो पुरानी जो टॉप गन के अंदर टॉम क्रूज साहब वो डॉग फाइट जो होती थी कि यूँ वो सब ख़त्म। BVR बियॉन्ड विजुअल रेंज कि वो 200-300 किलोमीटर दूर जहाज़ बैठे हुए हैं। 2019 में भी बाय द वे हमने इनका जो अभिनंदन का जहाज़ था वो BVR के ज़रिए गिरवाया था। अब ये उसका नेक्स्ट लेवल है कि हमने अब ये जंग सामने नहीं होती, ये GHQ ये एयर हेडक्वार्टर में होती है, पायलट के कॉकपिट में होती है, सैटेलाइट में होती है, डेटा लिंक में होती है, रेडार्स में होती है, स्पेस में होती है। ये जो है सो ये बिल्कुल हैयत बदल गई है। ये मल्टी डोमेन वॉरफेयर है कि पहले जो जंग होती थी वो 3 थी, बर्री, अफवाज, हवाई, फिजाइया और बहरिया जो है, ये 3 जो है ना, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स। अब ये मल्टी डोमेन जब अब हम कहते हैं तो इसके अंदर आप स्पेस भी डाल लें, सैटेलाइट आ जाती है, उसके बाद साइबर डाल लें आप कि तमाम जो इसके अंदर इंटरनेट से रिलेटेड जो टेक्नोलॉजीज़ हैं वो आ जाती हैं, और फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वो डाल लें जिसके अंदर रेडार्स, ड्रोन्स आ जाते हैं, और ये सारी साइमल्टेनियसली करते हैं। ये वॉर के कॉन्सेप्ट तो ये पेपर पे तो एग्जिस्ट करते थे, अमेरिका के अंदर है ये जो है, मगर जो ये इसके अंदर ये अब दिखाया जा रहा है मॉडर्न, अगर इसको पूरे उस पर सफ़े कर दें, ये सोशल मीडिया से हमने उठाए हैं, हमने अपने भी कुछ इसमें से बनवाए हुए थे, मगर ये सेफ है कि ये वेरियस लेवल पे कि इसके अंदर देखें नीचे जो है ना, ये काइनेटिक वॉर इसको कहते हैं, जो फिजिकल स्फेयर के अंदर हो रही है कि जो है फिजाइया में, फौज में, नेवी में जो हो रही है, उससे ऊपर चले जाएं तो फिर ये स्पेस में चली जाती है, साइबर में चली जाती है, इंटरनेट में चली जाती है, उससे ऊपर इंफॉर्मेटिव वॉर है, फिर कॉग्निटिव वॉर है। सो ये सारा कुछ कर रहा है। अमेरिका के ये कॉन्सेप्ट चल रहे हैं, चीन भी इस पे कर रहा है, रूस पे भी कर रहा है, मगर इसकी कामयाबी किसी अभी तक फौज ने इसको ऑपरेशनल लेवल पे इसको प्रैक्टिस करके प्रूव नहीं किया कि यूं किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल यूक्रेन के अंदर 2 साल से स्टेलमेट चल रही है। एक तरफ रूस है जिसकी खुद स्पेस और साइबर और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की बहुत ज़्यादा ज़ाहिर सुपर पावर है, दूसरी तरफ नेटो है लेड बाय अमेरिका। तो ये दोनों की स्टेलमेट है। हमने जो 1 घंटे की जो रफली जंग बताई जाती है, ये चंद मिनटों में ही हो गया था, और 1 घंटे के अंदर तक जो रही है, उसके अंदर जो नया कॉन्सेप्ट जो पाकिस्तान ने दिया है कि हमने ऑपरेशन लेवल पे बताया है कि वो मात दी है, उनको पिटाई उनकी की है, और वो उसके अंदर 2-3 चीज़ें जो चमत्कार दिखाया है, जो हमारा वो एक आप एजाज़ समझ लें तो पूरी दुनिया इसकी इस वक्त इसको पढ़ रही है और समझने की कोशिश कर रही है कि हमने जो है साइमल्टेनियसली इन सारे डोमेन्स में साइबर, स्पेस, उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और नीचे जो फिजिकल का है, इन सब के अंदर साइमल्टेनियसली किया है। और ये जो नॉन काइनेटिक हैं, साइबर, स्पेस और ये, इनको काइनेटिक वॉर में, फिजिकल वॉर के अंदर सीमलेसली इंट्रोड्यूस करवाया है। कि फॉर एग्जाम्पल में आसान अल्फाज ये तजिया नगार ऐसे समझाते हैं, आसान अल्फाज में ये है कि हमने ये अलहदा नहीं है जो साइबर अटैक का सुनते हैं कि जी किसी ने साइबर अटैक कर दिया, चीन ने रूस पे फलाना फलाना, ये उस वक्त वॉर ऑपरेशन के लिए, अपनी डॉक्ट्रिन के लिए, जब हमारी उनके साथ ये तैयार थे, दोनों तरफ से जहाज़ के जंग है, उस मौके पे हमने उनके सैटेलाइट भी जैम किए। हमने उनकी जो है कम्युनिकेशन सैटेलाइट के साथ जैम की, हमने उनकी अपने रेडार्स के साथ जैम की, हमने उनकी एयर लिंक जहाँ पे था वहाँ से जैम की, जहाँ पायलटों की आपस में जैम की, एयर हेडक्वार्टर के साथ जैम की, और तमाम लेवल पे ये साइबर में भी, और उनके शहरों में उनका जो ये इस वक्त बताया गया था जो ISPR तरफ से कि 70% हमने साइबर अटैक्स में उनके जो है पूरे भारत में
कि श्रीनगर में, महाराष्ट्र में, दिल्ली में किसी जगह हमने उनकी ट्रेन स्टेशन वो कर दिए, एक हमने उनके जो है किसी जगह जो है बिजली के ग्रिड उड़ा दिए, किसी जगह टेलीविजन उड़ा दिया, किसी जगह कोई डिफेसमेंट कर दी, ब्ला ब्ला ब्ला, ये सारा कुछ। मगर ये काइनेटिक जंग में असिस्टेंस के तौर पे इकट्ठा साइमल्टेनियसली किया गया। सो डॉक्ट्रिन का होना, एक मल्टी डोमेन ऑपरेशन या मल्टी डोमेन वॉरफेयर पेपर पे इससे पहले एग्जिस्ट करती थी, ऑन ग्राउंड पहली दफ़ा मॉडर्न वॉरफेयर के अंदर ये पाकिस्तान की फौज ने ये करके दिखाया है। सो ये हमारा एजाज़ है कि हमने इसको किया है। और इंडिजिनस टेक्नोलॉजी, इंडिजिनस डॉक्ट्रिन कि हम जो है ये 3-4 साल से ये प्रैक्टिस कर रहे थे। ठीक है, उसमें मैं बस लास्ट इसमें कह दूं कि ये हम इसके ऊपर प्रैक्टिस करते। अभी जो आपका क्वेश्चन है कि अब वो क्या कर सकते हैं, नहीं, मुझे मेरा सवाल को थोड़ा सा और मैं इसको ज़रा वजाहत के साथ सामने रख दूं। आपने बताया कि पाकिस्तान की बेसिक जो एक कामयाबी थी, जो हमारी सक्सेस है, जो फोकियत थी दुश्मन पे, वो उनके सिस्टम को और मुख्तलिफ तरीक़ों से जैम करने के हवाले से था, उनके शहरों के अंदर या उनके मुख्तलिफ हिस्सों में। तो दुश्मन जब वापस आता है आमिर साहब, तो वो आपकी पहली चीज़ों को देख के बहुत सी चीज़ें नहीं लेकर आता है। तो पाकिस्तान के अंदर भी तो ये सिस्टम एग्जिस्ट करते हैं ना, तो इनका क्या है? उस पे आता पहले जरा इसका मैं समझा दूं कि आपने देखे ये उनकी जो जगह साई हुई है कि हमने उनके कॉकपिट की जो है वो गुफ्तगू जो पायलट्स की आपस में है, वो जो गॉडजिला के का साइन कॉल के ऊपर जो है वो सुनवाई, वो किसी एयरफोर्स के लिए भी बड़ा शर्मिंदगी का मुकाम है कि वो एक किस्म के उनके जहाज़, क्योंकि उनके जहाज़ भी जैम्ड थे, उनकी कम्युनिकेशन भी जैम्ड थी, उनके सैटेलाइट लिंक्स भी जैम्ड थे, वो एक किस्म के अंधे थे, ब्लाइंड थे। सो वो ब्लाइंडनेस में वो उनको ये जहाज़ 6 उनके गिरे भी, मज़ीद भी गिर सकते थे। उसके बाद वो 3-4 दिन और अभी भी वो 300 किलोमीटर की रेंज में एयरबोर्न नहीं हो रहे, डर रहे हैं कि कोई भी किसी किस्म का, क्योंकि वो उनकी डॉक्ट्रिन पिट चुकी हुई है। सो ये जो एक हमने ये कर दिया, तो अब ये है कि वो क्या मोदी साहब जो धमकियां दे सकते हैं तो क्या कर रहे हैं। हाँ। मंतकी तौर पे उनको नहीं कुछ करना चाहिए, क्योंकि फिर ये एक देखें पाकिस्तान और इंडिया का कोई ज्योग्राफिकल फ़र्क नहीं है। और आजकल ये जो मिज़ाइल और जो जाते हैं या बैलिस्टिक मिसाइल या क्रूज़ मिसाइल, ये मार्क 4, 5, 2, 3 पे जाते हैं। अच्छा। मार्क 1 जो होता है वो 1235 जो साउंड बैरियर है, साउंड से ज़्यादा जब स्पीड से कोई चीज़ जाती है ना तो वो मार्क 1 होता है। तो मार्क 4 का मतलब है कि 200-300 किलोमीटर के ऊपर चंद सेकंड्स का फासला होता है। सो ये जो उनके यहाँ ये तनकीद मोदी साहब पे की है कि इतना बड़ा इन्होंने रिस्क ले लिया कि इन्होंने ये मफरूज़ा ये था कि हम उसके ऊपर करेंगे। और वो जयशंकर कह रहे थे, हमने इतला भी दे दी थी कि हमने मिलिट्री टारगेट्स पे नहीं कर रहे, कि ये हम क्या ज़्यूम करना कि वो हमारे मुल्क के अंदर इंटरनेशनल बॉर्डर पे हमला करके चले जाएंगे और हम चुप करके और हमारे खुद मुख्तारी को खतरे में डालने, हमारी कौमी सलामती को खतरे में डालने की कोशिश हमने करेंगे। बिल्कुल वो वाला कर लिया। अब वो क्या कर सकते हैं, मंतकी तौर पे कुछ नहीं करना सकते, मगर ये अगर इसको हमारी डॉक्ट्रिन को वो अपनाना चाहें, अब दोनों साइड्स गैस फिल वो भी करेंगे, हम भी फिल करेंगे, मगर हमारे लिए हमने अपनी जो डॉक्ट्रिन है ये मल्टी डोमेन वॉरफेयर की, हमने इन प्रैक्टिस इंट्रोड्यूस करवा दी हुई है। हमने उसकी ट्रेन करके उसको प्रैक्टिकली हम उसको अडॉप्ट कर चुके हुए हैं। उनको पहले तो अपनी को ज़ाइल करना पड़ेगा, जो पहली उनकी डिसकनेक्टेड हॉच पॉच जो खिचड़ी पकाई हुई है उन्होंने वेरियस टेक्नोलॉजीज़ की। और जब अब पता चल रहा है कि फ्रेंच जब वो कहते हैं ना जी सोर्स कोड नहीं दे रहे, उससे मुराद ये है कि जहाज़ों को आपने अपने सिस्टम के साथ इंटीग्रेट करना होता है। वो उनका जो एंटी फॉर एग्ज़ाम्पल एयर डिफेंस है S-400 जो उन्होंने रूसियों से लिया हुआ है, उसका राफेल के साथ नहीं इंटीग्रेट हो रहा या किसी के साथ, तो वो हॉच पॉच बन गया है। तो उनको ये करने के लिए ये आसान नहीं है, ये अमेरिका अभी तक नहीं कर पाया। कम से कम हमने दुनिया में किसी वॉरफेयर में भी इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन नहीं देखी। तो ये अगर आज वो करना शुरू करें तो पहला सिस्टम डिकॉन्स्ट्रक्ट करेंगे, फिर नया वाला ये कॉन्स्ट्रक्ट करेंगे, जब करेंगे तब करेंगे, ये सालों के मामलात हैं। उसके लिए भी बहुत बड़े डिसीजंस हैं। किसी एक मुल्क के पास ये वाली टेक्नोलॉजी नहीं। हमने 15-20 साल में अपनी ये
इंडिजिनस जो है माशाल्लाह कैपेबिलिटीज़ इस वक्त, इसीलिए अभी आप देखिएगा ये एक $1 बिलियन की हमने अभी ये JF थंडर और बाकी चीज़ें हम बेच रहे हैं। अब पूरी दुनिया से हमें रब्ता किया जा रहा है, शायद आइंदा हमारी आमान इंडस्ट्री याद रहे $600 बिलियन की सालाना है, $multi-trillion की ओवरऑल है, सालाना उसकी जो सेल है वो $600 बिलियन से ज़्यादा है। पाकिस्तान $1 बिलियन का मतलब है हम ज़ीरो पे हैं ना किसी। चाइना जो है 5 से इसकी बात 16% पे पहुंच गया है, और चेंगडू कॉरपोरेशन जिसका कि ये J10C है उसके शेयर जो है 40% तक चले गए हैं। तो हम भी इंशाल्लाह हमारे भी ये बढ़ जाएगी, मगर हमने ये 20-25 साल में अपनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वायर जो रेडार के सिस्टम्स हैं हमारे, अभी जो रोबोटिक्स हैं, साथ में हमारे ड्रोन्स, हमने जो है चीन के साथ मिलके भी ख़ास तौर पे तुर्की के साथ, तुर्की की बहुत ज़्यादा हमारी हेल्प रही है, तो हम इंडिजिनसली वो अब बना रहे हैं। तो ये अब हमने 20-25 साल में ये सफ़र तय करके यहाँ पहुँचे। आगे हमने सिर्फ इसको हॉर्न करना है, इम्प्रूव कर रहे हैं, और नए तकाज़ों में जहाँ हमारे गैप्स हैं उनको हमने मुकम्मल करना है, उन्होंने डीकंस्ट्रक्ट करना है फिर रिकंस्ट्रक्ट करना है। सो आइडली कोई उनकी तरफ जो अक्लमंद लोग हैं, उनकी तरफ अक्लमंद लोग, मैं सुन रहा था एक कल साहब करण थापर साहब के साथ इंटरव्यू चल रहा है, वो एक साउथ एशिया कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट के एक वो चेयरमैन समथिंग है, उनका नाम है अजय सोनी। वो कह रहे थे कि हमारी तरफ सबसे बड़े 2-3 गैप हैं कि नालायक लोग हैं। एक तो उन्होंने कहा जी जो गवर्नमेंट के जो मेन की प्लेयर्स हैं, प्राइम मिनिस्टर समेत जो हैं, ये इनको ना वॉर का पता है ना स्ट्रेटजी का पता है, इनको बुनियादी चीज़ों का भी नहीं पता, और ये उनकी ज़ुबान में कह रहा हूँ कि ये बिल्कुल क्लाउनिश बातें कर रहे हैं, जोकरों की तरह की बातें कर रहे हैं। इन्होंने मजाक हमारे मुल्क का भी बना लिया हुआ है। दूसरा, हर चीज़ इन्होंने ये मीडिया के लिए कर रहे होते हैं, तो इनको ये मीडिया की जो इनकी हाइप है, ज़ाती मुफाद को उस पर आ जाते हैं। सही। अब आपका जो सवाल था कि जी पाकिस्तान के सिस्टम्स, पाकिस्तान के मामलात, अगर हम उनके जैम कर सकते हैं तो पाकिस्तान को क्या खतरा नहीं है, पाकिस्तान के कितने महफूज ये बताऊं कि हमने इस चीज़ को ज़्यादा ओवर एम्फसाइज नहीं किया, और अब टाइम आ गया शायद बताने की कि हमने उनको बड़ा रीजनेबली जो है ना ठीक ठाक, अभी मॉडर्न हिस्ट्री में इतनी जो है ना साइबर सिंक्ड, ये कोई उस तरह की झटका देने वाली नहीं है जो साइबर अटैक्स दुनिया भर में हज़ारों होते रहते हैं, एक हफ्ते में कई सैकड़ों होते हैं, पर ये काइनेटिक अपने वॉर ऑब्जेक्टिव्स के साथ मिला हुआ जो साइबर अटैक और स्पेस, और वो ऑफ कोर्स साथ में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक भी था, मतलब इंटरनेट के ऊपर भी था, और साथ में जो है दूसरी चीज़ों में भी जाए, ये सिंक्ड और जो बिल्कुल इंटेग्रेटेड जो किया गया है मॉडर्न वॉरफेयर में, ये इसकी मिसाल कम ही मिलती है। मगर उसका झटका ये था, श्रीनगर में फॉर एग्जांपल ब्लैकआउट वो कोई 24 घंटे तक रहा, कोई जो है ग्रिड जो है 50%, महाराष्ट्र में जो है किसी जगह जो है टेलीफोन बंद हो गए, किसी जगह ट्रेन्स बंद हो गई, किसी जगह, तो वो एक केओस जो होता है। अब देखिए जो कॉकपिट में जहाज़ बैठा है वो उसको उसके लिए केओस क्रिएट करना, फिर ग्राउंड वालों के लिए केओस क्रिएट करना, अवाम के लिए केओस आ जाता है कि ये क्या हो रहा है। वो सबने वो देखा था ना गुजरात में अंदर अहमदाबाद में गालबन वो उनका IPL का मैच चल रहा था, और वहाँ एक सिर्फ अंधेरा और जो दौड़े लगी थी। हमारे यहाँ तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बैटल लाटन लोग हैं जो कि वैसे फिक्रमंद होना चाहिए कि वो एक तमाशा लगा हुआ था, फायर लेके ड्रोन की तमाशा नहीं, आप इसे हौसला ही कह दे आमिर साहब, ये हौसला था, इसको हौसला तस्लीम करें। लोगों ने तो तोप के गोले खुद चला दिए, जंग संजीदा मामला है, पर बहरहाल ये दिस आर पाकिस्तानीज, वो कह रहे हैं ओनली इन पाकिस्तान, कि वो बैठे हैं अल-फतह का वो मिसाइल चल रहा है और वो बैठे सिगरेट पी रहे हैं, बैठे तमाशा देख रहे हैं, तोप के गोले तक शहरियों ने खुद चला दिए साथ खड़े होकर। उनके हाँ ये बहुत बड़ा पैनिक है, और ये क्वेश्चन है, हाँ यस हम उनकी अगर साइबर उसके अंदर इतना ज़्यादा डैमेज उनको कर सके, हमारा वो बिल्कुल वॉर ऑब्जेक्टिव्स के साथ था, वो कोई हैज़र्ड नहीं था, प्लान था, बिल्कुल जो है टाइम्ड था, उसके मुताबिक था प्लान के, डॉक्ट्रिन के,
उनका वो क्या हमारे यहाँ कर सकते हैं। सो आई होप कि इसके बाद जो है यहाँ भी, क्योंकि अभी स्टेक्स ज़्यादा बढ़ गए हैं और जिस तरह मैंने कहा, उन्होंने कहा है ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ, अभी जंग जारी है। हाँ। इस वक्त खास तौर पे जो न्यू नॉर्मल के अंदर हमारी दोनों साइड्स की अफवाज अलर्ट पे हैं। इस वक्त जो एयरफोर्स, जो पहले वाला मामला था, हर दोनों साइड्स के जो हैं वो डरे हुए हैं, क्योंकि वो एयरबॉर्न होना उनके लिए मुश्किल है, क्योंकि उनकी डॉक्ट्रिन पिट चुकी भी है। जी। हमारी साइड पे भी जो है, हम आई एम श्योर कि पूरी जो ऊपर से लेके नॉर्थ से साउथ तक हम अलर्ट हैं, हाई अलर्ट पे दोनों साइड्स की हैं। सो उसकी एक कॉस्ट है। हम जो कॉस्ट ये सालों से पे कर रहे हैं कि हमारी और उनकी कॉस्ट का फ़र्क जो आप पूछ रही थी, फ़र्क ये है कि ये हमारे यहाँ क्योंकि इन्वेस्टमेंट पहले ही बड़ी कम है, जो है 500 मिलियन के करीब हमारी टोटल इन्वेस्टमेंट रही हुई है। दहशतगर्दी की जंग से नंबरज़मा हम कई सालों से हो रहे हैं। तो हमारे जो है ना, दुनिया वैसे ही इतनी हालात ख़राब नहीं है जितना वो लोग बाहर के समझते हैं। हमें समझाना पड़ता है अपने दोस्तों रिश्तेदारों को कि पाकिस्तान बड़ा सेफ है, आ जाएं। जो है इंडिया तो अपना टूरिज़्म बेचता है, वो तो अपना सॉफ्ट इमेज भेजता है, वो तो बॉलीवुड बेचता है, वो उनका इन्वेस्टर। इस माहौल में अब इंडिया में भी वही सिचुएशन आ गई है। तो ये कल मैं अजय सानी साहब की बात कर रहा था, वो ये कह रहे थे कि ये कॉस्ट क्या है कि इंडिया जो है वो तो अपने आप को नेक्स्ट रेस में डाल रहे हैं। तो इसकी जो इकोनॉमिक कॉस्ट है, साइकोलॉजिकल कॉस्ट है, डिप्लोमेटिक कॉस्ट है कि इंडिया का अब ये इमेज पूरी दुनिया में गया है कि यार ये बड़े इमेच्योर लोग हैं। ये मोदी साहब जो बातें कर रहे हैं कि रोटी खा या गोली खा, जो है ये मैच्योर लोग, मैच्योर लीडरशिप इस तरह की बातें नहीं करती। वॉर सिचुएशन में कौन इन्वेस्टमेंट करने इंडिया में आएगा? और ये बिलियंस में उनका जो नुकसान है वो ठीक है, उनकी 4 ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी है उनकी जीडीपी, हमारा 400 है तो उनका 4 ट्रिलियन है, 4000 अरब रुपया है, मगर वो उसकी ही उतनी ही उनकी कॉस्ट भी है। सो उनके यहाँ हम तो गुजारा कर ही रहे हैं, कर लेंगे। उनका तो उन्होंने तो बिग लीग में जाना था, उनका वो जो बिग लीग तासुर है, परसेप्शन है, वो इससे बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ है। सो बुनियादी बात, जस्ट टू सम अप, कि इट्स नॉट ओवर। कोशिशों को भी शामिल कर लीजिएगा इसे एक आखिरी सवाल में, फिर आगे बढ़ेंगे। नॉट ओवर। अभी जो है, जब ये उनका प्राइम मिनिस्टर ये कहे कि ये अभी हमने पॉज दिया है, ऑपरेशन सिंदूर जारी है, सो हमारी तरफ से भी हमें ये नहीं कहना चाहिए कि जी हमारा जो ऑपरेशन है वो ख़त्म हो गया है। हमारी तरफ से भी ये ऑफ कोर्स वो जो है फोर्सेस की तरफ से तो रेडीनेस रहती ही है, मगर मेरा ख्याल है हमें भी, मीडिया को भी, अवाम को भी जो है, और गवर्नमेंट को भी, कि इस वक्त ज़रूरत है कि अभी इसके इतनी जल्दी जो है ना, ठीक है एक हद तक हमें विक्ट्री जो हमने सेलिब्रेट करनी चाहिए, लेकिन मगर इम्पॉर्टेंट उसके लिए आ जाता है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। सो इसको मौके की, उसको ये वक्त अभी गुजरा नहीं है, मुश्किल ज़रूरी है कौमी हम आहंगी, पॉलिटिकल जो है पीस, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, उसके लिए पीटीआई के साथ बातचीत करना और इमरान खान के साथ भी बातचीत करना बहुत ज़्यादा अहम हो गया है। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर से खुशामदीद कहेंगे। अब अदालत के अंदर होने वाले जो बड़े बड़े केसेस हैं, बड़ी समातें हैं, और इन तमाम मामलों के ऊपर हम बात करने जा रहे हैं, ख़ासतौर पे सुप्रीम कोर्ट के अंदर मखसूस नशिस्तों के हवाले से जो मामला है, जजेस ट्रांसफ़र केस है, और भी दीगर आम इशूज़ है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। अब इससे कुछ देर में हमारे मेहमान भी हमें ज्वाइन कर लेंगे, उनकी तरफ भी बढ़ेंगे। लेकिन आमिर साहब, जो अदालत का मामला है वो आपको किस तरफ जाता हुआ नजर आता है, खासतौर पर जो सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तों का केस चल रहा है? इस वक्त लोगों के जो भी जज्बात हो, लेकिन नज़रें सबकी सुप्रीम कोर्ट में आज भी होती हैं कि हमने देखना है कि मखसूस नशिस्तों के ऊपर क्या अपडेट होते हैं। अच्छा, मुझे माजरत के साथ आपको रोक रही हूँ यहाँ पे। इस वक्त बैरिस्टर मोहम्मद अहमद पनसोता साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बेहद शुक्रिया बैरिस्टर साहब, थैंक्स सो मच आपके वक्त के लिए। मैं चाहूँगा बैरिस्टर अहमद पनसोता साहब जो है ना, ये इनसे हम बड़ा सीखते हैं हमेशा। मैं इनसे समझना चाहूँगा कि हमने बतौर रिपोर्टर जो चीज़ सीखा था, पढ़ा था, तो वो जो इस वक्त मखसूस नशिस्तों का जो नज़रसानी का जो केस चल गया है, वो तमाम पढ़ा लिखा जो था ना, वो हमें तो भूल गया है। हमने इस तरह का देखा ही कभी नहीं था, और ये क्योंकि बराह रास्त टीवी पे लाइव दिखाया भी जा रहा है,
तो वहाँ अल्हम्दुलिल्लाह जजेस के आर्गूमेंट्स भी नज़र आ रहे हैं, काबिलियत भी उनकी नज़र आ रही है, उनकी जो है सोच भी नज़र आ रही है। और हमें ये बताया, लिखाया, पढ़ाया गया था कि जनाब पहले तो नज़र षानी केस जो है वो लॉ प्रिंसिपल्स के ऊपर लगता है, वो नहीं, अभी दोबारा वही सारी चीज़ें जो हैं जो पहले मुकदमे के अंदर फैसला हो गए हुए हैं, जिनके ऊपर फैसला आ चुका है, वो एक तो वो रिपीट हो रही है। बाकी भी जो कोई नई चीज़ें हो रही हैं, मैं एज ए रिपोर्टर जो है मुझे ये तकलीफ़ हो रही है, तो आपको बतौर बैरिस्टर इतने साल गुजारने के बाद ये कैसे आप बराह रास्त नशरियात पे ये देख रहे हैं? आपने जी बड़ा पर्टिनेंट सवाल रेज किया। देखें, जो कानून आइन इनके बारे में ये जरूर सुना था कि इनको इंटरप्रेट डिफरेंट किया जा सकता है, बट ये कभी नहीं सोचा था कि कानून और आइन को मिडवे बदल दिया जा सकता है, उसकी सारी की सारी तशरीह चेंज हो सकती है और तशरीह की आड़ में इस हद तक चले जाएंगे कि जो कानून के मुजवजा प्रिंसिपल्स हैं आप उन्हीं से डिविएट कर जाएंगे। आप देखें, सबसे पहले एक कानून के तालिब इल्म होने से भी पहले जो आइन की मंशा है विद रिस्पेक्ट टू दीज रिजर्व सीट्स, वो क्या है? वो ये है कि जिस पार्टी ने पावर में आकर जितनी सीटें जीती हैं उसके प्रोपोर्शन में उनको वो सीट्स दी जा सकती हैं। ये उसका है बेसिक प्रिंसिपल। उसके बाद उसके अंदर थोड़ी सी स्लाइट आप समझ लें टेक्निकलिटीज आई कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो उनसे उस दिन सिंबल लिया गया और ये चीज क्लियर नहीं की गई कि क्या वो सिंबल ही लिया गया है कि पॉलिटिकल पार्टी भी खत्म होगी, लेकिन उस दिन ये तस्वुर किया जा रहा था कि पॉलिटिकल पार्टी खत्म है, लिहाजा उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नजरियाती के थ्रू फाइल किया, जिन्होंने आके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी कि हम इनसे विड्रॉ करते हैं। सो देन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाज लेफ्ट विद नो ऑप्शन बट टू गो विद समबडी एल्स। और वहां पर डिफरेंट इबाम पैदा हुए, कुछ लोगों ने सर्टिफिकेट्स दिए, कुछ लोगों ने एफिडेविट्स दिए, कुछ ने नहीं दिए, कुछ ने सुन्नी तहरीक के साथ गए। एंड पर जो फैसला आया, जो कि बेसिक फैसला था जिसको अब अंडर रिव्यू है, उस फैसले को अगर मैं अपनी जिसे कहते हैं व्यूअर्स के लिए सम अप करना चाहूं तो उस फैसले का मकसद ये था कि जो आइन की मंशा है प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन की और ये जो आप रिजर्व सीट्स देते हैं खवातीन की, ये आपकी जो प्रोपोर्शन है उसके सामने जो आपका प्रोपोर्शन बनता है उसके मुताबिक आपको मिलनी है। लिहाजा ये चीज कहना कि जस्ट बिकॉज उस डे पर ये चीज अनक्लियर थी किसने सर्टिफिकेट दिया किसने नहीं दिया और टेक्निकलिटीज की बेसिस पर ये सीट किसी और को दे दी जाए, देयरफॉर द कोर्ट हेल्ड कि ये सीट्स उन्हीं को ही जानी चाहिए जो इसको डिजर्व करते हैं अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। ये फैसला था। अब ऑफ कोर्स उसकी लीगैलिटीज में हम जा सकते हैं, वो लीगैलिटीज जो है वो मैं समझ सकता हूँ, कोई और वकील समझ सकता है, आप कोर्ट कवर करते हैं समझ सकते हैं, और फॉर द पीपल ऑफ पाकिस्तान दैट इज नॉट रेलेवेंट। आज जो हम इतनी देर से प्रैक्टिस कर रहे हैं और हमने सुना था कि जब आप रिव्यू में जाते हैं तो एक तो सेम बेंच सुनता है, सेम बेंच सुनने के बाद उसके अंदर जो अनलेस की कोई सरफेस के ऊपर इलीगैलिटी फ्लोट कर रही हो, आप रिव्यू में नहीं, हम 99% ऑफ द टाइम्स रिव्यूज जो है अपने डिसमिस करवाते हैं सुप्रीम कोर्ट में। और अब तो सुप्रीम कोर्ट में ये जजमेंट भी दे दी है कि ये जो एक ट्रेंड है हर केस में रिव्यू फाइल करने का, इसके ऊपर पीनलाइज करना चाहिए वकला को। लेकिन यहां हम देख रहे हैं कि उससे छोटा बेंच और एक आईनी बेंच जो कि उसी तरमीम के थ्रू क्रिएट किया गया, जो कि बेसिकली जो रिजर्व सीट्स का सारा इशू था एंड मेनी अदर्स इश्यूज जो कि बेनिफिशियरीज बनते हैं, उसी जगह पर लगाकर एक छोटा बेंच और माइनॉरिटी में जो बेंच था उनके लोगों को बिठाकर अगर आपके कोई डिसीजन आ भी जाता है या कोई तशरीह आ भी जाती है तो आप मुझे खुद बता दीजिए कि वो कौन से प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ से कॉरेस्पॉन्ड करेगी, वो कौन से प्रिंसिपल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से कॉरेस्पॉन्ड करेगी। सो उसको टेक्निकल जस्टिस समझकर आप समझ लीजिए, फिर हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। इससे तो बहुत बेहतर है कि वैसे ही एक जो चीफ जस्टिस साहब एक जजमेंट दे देते और उसको हम एक्सेप्ट कर लेते। सो मुझे तो पर्सनली अभी तक इस सारी की सारी प्रोसीडिंग्स समझ नहीं आई, बट चूंकि ऑफ कोर्स ऑनगोइंग प्रोसीडिंग्स हैं, सो आई हैव टू बी वेरी केयरफुल बिफोर आई कमेंट ऑन दीज। I might not want to invite any contempt, but ये है कि मैं ये जरूर बता सकता हूँ कि जो ट्रेंड क्या है, कानून क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहती है, जो एटलीस्ट मेरी समझ है। ऑफ कोर्स एक 26th अमेंडमेंट के बाद बहुत सारी चीजें चेंज हुई हैं, जिनमें से एक चेंजेस आपके सामने। वो आप तो बहुत ज़्यादा मोहतात हो रहे हैं, हम भी एज ए मीडिया पर्सन जो है मोहतात ही होते हैं और होना भी चाहिए, मगर अदालतों की तरफ से तो किसी किस्म की कोई फिग लीफ हमें दूर दूर तक नहीं नज़र आता। चाहे वो ये जजेस ट्रांसफर्स का केस जो चल रहा है उस पर भी बात करेंगे थोड़ी देर बाद, या इसके अंदर भी आप बात कर रहे हैं लीगल फ्रेमवर्क के अंदर, मगर आम आदमी को जब ये जज हजरात की तरफ से ये ऑब्जर्वेशन आती है कि हमने तो सिर्फ निशान लिया था उनसे, पीपल्स पीटीआई तो मौजूद है, तो वो सारे को याद आ जाता है
और ख़ासतौर पे पीटीआई के लोगों को तो बहुत ज़्यादा याद आ जाता हो कि उस वक्त वो ये सब कह रहे थे कि ये आर्गूमेंट दिया जा रहा है कि चले बल्ले का निशान ले लिया है, और आप जैसे बेताशा एतजाज़ एहसन बड़े बड़े मुकला कि यार पार्टी तो डिज़ोल्व नहीं हो सकती, पार्टी तो ये है। मगर उस वक्त जो माहौल था कि जो कोई लेके आता था पीटीआई का उसको वो कहते थे पीटीआई नहीं है, और जो आरओज अपनी मर्जी का कर रहे थे, तो जिसका जिस तरीके से कोशिश की हर कोई, ये माहौल मैं लोगों को याद करवा रहा हूँ क्योंकि आम आदमी को कईयों को भूल भी गया है, इवन जजेस रात को भूल गया है कि हर जो एप्लीकेंट था, उम्मीदवार था, वो कह रहा था किसी तरीके से मेरे पेपर एक्सेप्ट हो जाएं। तो अब बड़ी सादगी से जब ये ऑब्जर्वेशन आज की जो आपने भी अभी तशरीह की ये आ जाती है कि सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ इंतखाबी निशान का फैसला किया था, तहरीक इंसाफ पार्टी बरकरार थी, पीटीआई ने खुद ही समझ लिया था कि वो सियासी जमात नहीं है, तो इसके बाद सर पीटने को दिल करता है। नहीं, आपने बिल्कुल ठीक कहा जी। बात ये कि वो कहते हैं ना, कौन ना इस सादगी पे मर जाए खुदा। अब अगर किसी बंदे ने इस सादगी के अंदर जाकर इन चीजों को समझना और ना समझना चाहे तो उसको तो इंसान नहीं समझा सकता। इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट ये जो आपने बड़ी लंबी एक उसका कॉन्टेक्स्ट भी बताया सारा, कि जिस कॉन्टेक्स्ट के अंदर ये सारा कुछ हुआ था, आप मुझे खुद बताइए कोई पॉलिटिकल पार्टी, एनी पॉलिटिकल पार्टी बेवकूफी होगी ना इस हद तक जाए कि उन्हें ये पता ही ना लगे कि उनका निशान ले लिया गया है, लेकिन उनकी पार्टी एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती। उन डेट्स पर कागज जमा करवाना एक ऐसे ही थी जैसे आजकल मैं कहूँगा हज एप्लीकेशन जमा करवा के उसको एक्सेप्ट करवाना है, ये उसके मुतरादिफ थी। तो उन एप्लीकेशंस को उस टाइम पर जमा करवाना, फिर उनके ऊपर क्लैरिटी लेना, उस टाइम पर टोटली ये चीज अनक्लियर थी। मैं कहता हूँ जब इतनी तफसील से वो जजमेंट दी गई और इतनी जल्दी में वो जजमेंट दी गई, तो उसमें एक लाइन ये भी लिख देते कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इज अ पॉलिटिकल पार्टी रिकॉग्नाइज्ड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इलेक्शंस एक्ट, दे आर विद इन देयर राइट्स टू गो एंड फाइल देयर नॉमिनेशन पेपर्स, देयर कैंडिडेट्स। तो इसमें कितना डिफिकल्टी होनी थी। अगर आप इतनी हंगामी बुनियादों पर एक चीज की क्लैरिटी दे सकते हैं कि हमने निशान लेना, जो कि वंस अगेन पूरी दुनिया की किसी जूरिस्प्रूडेंस पे इस किस्म की नवीदें नहीं मिलती, और पाकिस्तान की अपनी जूरिस्प्रूडेंस में बेनजीर भुट्टो केस है, बाकी है, निशान डिटर्मिन करता है, सिंबल है हाउ अ पॉलिटिकल पार्टी हैज टू कैंपेन। अगर एक पॉलिटिकल पार्टी जो है उसकी डेफिनेशन में आप जाएं अंडर द लॉ एंड इवन अदरवाइज, तो इट इज बेसिकली ऑपरेटिंग थ्रू इट्स सिंबल। वो सिंबल अगर आप ले रहे हैं तो आप साथ साथ ये क्लैरिटी दे, अगर आपने नहीं देनी तो आप सिंबल तो अव्वल लेने वाला फैसला जो है, जिसके ऊपर खुद अब आप मेरे से बेहतर समझते हैं कि कितनी सारी की सारी बातें हो चुकी हैं और वो सारी तफसीलात आ गई हैं, लेकिन ये इतने सिंपलिस्टिकली इसको पुट करना कि जनाब ये आप कहें जी कि हमें ये फैसला समझ नहीं आया और ये जमात एग्जिस्ट करती थी, मेरा ख्याल है द थिंग्स आर नॉट दैट सिंपल। और उसके बाद जब आप इस किस्म के केस सुन रहे होते हैं जो कि पॉलिटिकल नेचर के, जहां विल ऑफ द पीपल आती है जो कि सुप्रीम है, और मुझे आदत है हर दफा उस विल ऑफ द पीपल की बात करने की, तो विल ऑफ द पीपल को इंटरप्रेट करते हुए आप स्ट्रिक्टर नैरोअर प्रिंसिपल्स अडॉप्ट नहीं करते, आप हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की, आप लिबरल इंटरप्रिटेशन करते हैं, ऐसी इंटरप्रिटेशन करते हैं जिससे अवाम जो कि ताकत का सरचश्मा है उनकी विल रिफ्लेक्ट हो। इस तरह तो आप देखें ना, अगर आप पाकिस्तान, बल्कि मुझे एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि किसी ने, वो एक पुलिस वाला खड़ा था तो उसने मोटर बाइक रोकी एक बंदे की, तो उसने पूछा मेरा क्या कसूर है, उन्होंने कहा 500 तो उत्ते सेक्शन है पीपीसी, किसी ना किसी से तो फंसेगा। तो अगर आपने इस तरह किसी को कहीं ना कहीं फंसाना है तो वो तो देखिए आप कर सकते हैं, बट जुडिशरी व्हाइल इंटरप्रेटिंग सच प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इलेक्शंस एक्ट हैज टू एक्ट वेरी मैग्नानिमसली एंड हैज टू एक्ट विद liberal interpretation, purposive interpretation, harmonious construction of the constitution। उसमें अगर आप इस किस्म के काम करेंगे तो ये तो बहुत आसान काम है जी, आप किसी टाइम पर जो मर्जी कर लें। और अब जो इस वक्त कार्रवाई चल रही है, अगर आप उस कार्रवाई में देखा है तो एक सपोर्ट लैंड की जा रही है एक दूसरे को। अगर एक फाजिल जज व्यू देते हैं तो दूसरे जज साहब बताते हैं, उस व्यू को क्लियर करते हैं, और वो समझ से बाहर है। मैं तो समझता हूँ कि जिन्होंने माइनॉरिटी का फैसला दिया था उनको खुद बैठना ही नहीं चाहिए था इसमें। बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर साहब, मनसूर साहब हमारे साथ मौजूद है। आपके वक्त के लिए शुक्रिया। आमिर साहब आपका भी शुक्रिया। इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफिज।